सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2023 में पूछा गया था आपके सीनियर्स से। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। ये सब कुछ आपको आपके सारथी कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सारथी फॉर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट गुरुकुल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक से आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सारथी को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्हाट्सअप ग्रुप। उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको तमाम अपडेट्स और जानकारियाँ व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से दी जा सकें। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट का PYQ। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश अप्लाइड द वर्ड एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उद्यमी शब्द को पहली बार व्यवसाय में किसने लागू किया था। तो जो शब्द है ना एंटरप्रेन्योर, इसको सबसे पहली दफ़ा बिजनेस में अप्लाई करने का जो काम किया था वो रिचर्ड कैंटिलॉन साहब ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड कैंटिलॉन साहब ने। याद रखिएगा, रिचर्ड कैंटिलॉन साहब ने एंटरप्रेन्योर शब्द को बिजनेस में पहली दफ़ा यूज़ किया था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्टिमुलेटर टू अचीव अ सिग्निफिकेंट गोल। किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक है। तो किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो एक उत्प्रेरक होता है, इट इज़ नीड फॉर अचीवमेंट, यानी उपलब्धि की आवश्यकता। ये एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक होता है, एक बहुत बड़ा स्टिमुलेटर होता है किसी भी सिग्निफिकेंट गोल को अचीव करने के लिए। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब ये है कि उपलब्धि की आवश्यकता। जैसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में उपलब्धि चाहता है, इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, पैसा चाहता है। तो ये जो इज्जत, शोहरत, पैसा का ज़रूरत आपको अपनी ज़िंदगी में है, ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलेटर के रूप में रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ताकि आप एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉपुलर सोशल एटीट्यूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ डैश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब प्रचलित सामाजिक दृष्टिकोण उद्यमिता विकास की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। तो जो पॉपुलर सोशल एटीट्यूड है वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेके, महिला जो उद्यमी होती है उसको लेके, ये एक कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम के रूप में काम करती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे रखा जाता है जब भी बिजनेस की बात की जाती है। जब हालांकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे फागुनी नायर जो नायिका की फाउंडर हैं, ऐसे तमाम एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिमार्केबल अचीवमेंट को इंश्योर किया है। अगर हम लोग अपने देश में महिलाओं को ये मौका दें कुछ करने का उद्यमिता के क्षेत्र में, तो डेफिनेटली वो लोग इस क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। तो ये जो सोशल एटीट्यूड है कि वुमेन्स आर नॉट बेस्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में छपता है वो क्वेश्चन पहले सारथी के PDF में छपता है, उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम में छपता है। मतलब सारथी के PDF में जो भी आपको हर सब्जेक्ट के 200 MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं, 200 में से एग्जैक्टली 50 MCQs जो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में पाएंगे, वो 50 MCQs उन 200 MCQs में से ही आएंगे। ये हमारा वादा है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सारथी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कम्युनिटी पे रिजल्ट सारे अपलोड किए जा रहे हैं। सारे बच्चों के रिजल्ट 8.5, मिनिमम रिजल्ट 7.5, 7.2, ऐसे मिनिमम रिजल्ट्स आए हैं। बाकी मैक्सिमम रिजल्ट तो 9 CGPA तक आए हैं। तो अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है सारथी की मदद से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इन एंटरप्रेन्योरशिप वी कंसिडर नॉलेज प्लस स्किल प्लस ट्रेट इक्वल्स टू। मतलब उद्यमिता में हम ज्ञान, धन, कौशल, धन, लक्षण पर को क्या कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब नॉलेज, स्किल और ट्रेड को जोड़ दिया जाता है तो कॉम्पिटेंसी बनता है। क्या बनता है? कॉम्पिटेंसी बनता है, दैट इज़ योग्यता का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो B हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू स्कम्टर
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मॉडर्न एंटरप्रेन्योर इज। स्कम्टर साहब के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का? सुमटर के अनुसार एक आधुनिक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो सुमटर साहब के अनुसार एक आधुनिक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इनोवेशन करना, नवाचार करना। क्या करना? इनोवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू सुमटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर शब्द की शुरुआत किसने की? तो जो एंटरप्रेन्योर टर्म है इसको शुरुआत की थी सुम्पिटर साहब ने। किसने? सुम्पिटर साहब। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुम्पिटर। चलिए, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि एंटरप्रेन्योर शब्द को बिजनेस में पहली दफ़ा अप्लाई किसने किया। बिजनेस में पहली दफ़ा एंटरप्रेन्योर शब्द को अप्लाई किसने किया? तो वो किया था रिचर्ड कैंटिलॉन साहब ने। लेकिन एंटरप्रेन्योर शब्द, एंटरप्रेन्योर टर्म को सबसे पहली बार किसने यूज़ किया? तो वो किया गया था सुम्पिटर साहब के द्वारा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉन सर्विस माइक्रो एंटरप्राइज इज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड रुपीज़। एक गैर सेवा सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹100 से अधिक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक MCQ अपलोड किया गया था, MCQ वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे, जिसमें आपको बताया गया था। बाकी सारथी वाले बच्चों को तो एग्जैक्टली PDF सारे दे दिए गए हैं, जिससे सारे ये क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो नॉन सर्विस माइक्रो एंटरप्राइज कौन सा होता है? तो जो नॉन सर्विस माइक्रो एंटरप्राइज होता है उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होता है, प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है एक माइक्रो एंटरप्राइज में, वो अप टू 25 लाख होता है। कितना होता है? अप टू 25 लाख। मैंने आपको बताया था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो में मैंने आपको बताया था कि अगर मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, जो सारथी वाले स्टूडेंट्स उनको मैंने लेक्चर में बताया था, अगर मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक है तो माइक्रो एंटरप्राइज है। अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ तक है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज है। मीडियम एंटरप्राइज में 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो मीडियम एंटरप्राइज है। ऐसे मैंने आपको बताया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश यूनिट्स प्रोवाइड इनपुट्स टू अदर इंडस्ट्रीज़। कौन सी इकाइयाँ अन्य उद्योगों को इनपुट प्रदान करती हैं? तो उसको हम कहते हैं एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। क्या कहते हैं? एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, यानी सहायक इकाइयाँ जो होती हैं वो अन्य उद्योगों को इनपुट प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैंने आपको करा रखा है, डैश रजिस्ट्रेशन हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कौन सा ऐसा पंजीकरण है जो उद्यमी को औद्योगिक इकाइयों को अस्तित्व में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है? तो उसको हम कहते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यानी अनंतिम पंजीकरण। तो जो आपका अनंतिम पंजीकरण होता है वो उद्यमी को अपने औद्योगिक इकाई को फिजिकल एग्जिस्टेंस देने में मदद करता है। कौन सा रजिस्ट्रेशन? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी करा रखा है मैंने आपको ऑलरेडी। MSME डेवलपमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट किस ईयर में आया था? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट आया था 2006 में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2006। चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। पूंजी निवेश सब्सिडी वर्ष किस में शुरू हुआ था? तो ये भी मैंने आपको बता रहा था 1971 में। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जो यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोडेड है उसी के सारे MCQs, उसी PDF से, जो PDF हमने बनाए हैं उसी PDF से सारे MCQs पिछले साल आए थे और इस साल भी उसी PDF से MCQs आएंगे। पूरा मुझे विश्वास है, क्योंकि उस PDF में लगभग 200 क्वेश्चन हैं और 200 के बाहर 85 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को देना है। तो कितना यूनिवर्सिटी सोचेगी, उसकी भी क्षमता है सोचने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों कब? 1971 में, 1971 में। ठीक है, तो 11 का बी हो जाएगा। चलिए, 12 की बात करते हैं। डैश इज द फाइनेंशियल एंड प्रोमोशनल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रीज फॉर बूस्टिंग अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ऑल द रीजन्स पर्टिकुलरली इन बैकवर्ड एरियाज़। यानी कौन सा ऐसा सहायता है जिसके प्रकार से सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों को, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को वित्तीय और प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाती है? तो उसको हम कहते हैं इंसेंटिव। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स वो तरीके हैं जिसके माध्यम से जो
बी होगा इसका, जिसके माध्यम से सरकार इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करती है कि वो अपने इंडस्ट्रीज़ को ऐसे जगह पे सेट करें जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं। ठीक है, तो इसका प्रोत्साहन हो जाएगा, इंसेंटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज द प्लेस वेयर द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड फैक्ट्री अकोमोडेशन आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्रीज देयर। मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाओं और कारखानों स्थल प्रदान किए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम इंडस्ट्रियल इस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट कहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल स्टेट। याद रखिएगा, जिस क्षेत्र में सरकार एक इंडस्ट्री के लिए सारी प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सही से काम कर सकें, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट, यानी औद्योगिक परिक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स फॉर्मुलेटेड अ स्कीम टू सेटअप डैश टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर अमॉन्गस्ट यूथ्स। यानी उद्योग और वाणिज्य विभाग ने डैश स्थापित करने की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य है युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति पैदा करना। तो इसको हम कहते हैं एड क्लब्स। क्या कहते हैं? एड क्लब्स। एड क्लब्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जो हमारे देश की डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, इसको आपने सुना होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये सेटअप की है एड क्लब्स, जिसके माध्यम से हमारे देश में जो युवा हैं, जो यूथ्स हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को डेवलप किया जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिजाइन सक्सेस रोडमैप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज थ्रू एन एरे ऑफ बिजनेस सपोर्ट्स, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। मतलब एक संगठन है, यह एक संगठन है जहाँ पे एक छत के नीचे प्रदान किए गए श्रेणीबद्ध व्यावसायिक समर्थन, संसाधनों और सेवाओं के माध्यम से उद्यमी कंपनी की सफलता का रोडमैप तैयार करता है। तो इस पर्टिकुलर संगठन को कहा जाता है दोस्तों, इस पर्टिकुलर संगठन को कहा जाता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो प्लेसेस हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कह सकते हैं, जहाँ पे एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है एंटरप्रेन्योरल कंपनीज के लिए और उनको हर प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एबिलिटी टू यूज़ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड टूल्स ऑफ ए स्पेसिफिक फील्ड इज कॉल्ड। मतलब एक विशेष क्षेत्र की तकनीकों, प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं तकनीकी कौशल। क्या कहते हैं? तकनीकी कौशल या तकनीकी निपुणता। तो टेक्निकल स्किल हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सर्विसेज एंड एडवाइजेस टू स्टार्टअप फर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप फर्म को सेवाएं और सलाह प्रदान करता है? तो जो स्टार्टअप फर्म्स होती हैं उनको सेवाएं और सलाह प्रदान करने का काम बिजनेस इंक्यूबेटर्स करते हैं। कौन करते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो स्टार्टअप कंपनीज़ को और फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज और एडवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक कंट्री के अंदर बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के अंदर बनाई गई है उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, यानी स्वदेशी प्रौद्योगिकी। इसके नाम से स्पष्ट है, जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर बनाई गई है वो स्वदेशी है, वो इंडिजीनियस है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सप्लायर्स में पार्टिसिपेट टेक्निकली एज वेल एज फाइनेंशियली इन अ डैश अरेंजमेंट। किस प्रकार के अरेंजमेंट में सप्लायर्स जो होते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय रूप से भाग ले सकते हैं? तो जो सप्लायर्स होते हैं वो तकनीकी और वित्तीय रूप से भाग ले सकते हैं किस प्रकार की अरेंजमेंट में? तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं दोस्तों जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से सप्लायर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से साथ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनालिसिस इज कंसर्न डैश एनालिसिस इज कंसर्न विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिमांड, पोटेंशियल एंड सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा एनालिसिस है जिसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन यानी प्रोजेक्ट की पहचान करते हैं और इष्टतम तकनीक से
से चयन करते हैं। तो इस प्रकार के एनालिसिस को हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान से, इस प्रकार के एनालिसिस को हम कहते हैं टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस के माध्यम से हम प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन, उसका डिमांड पोटेंशियल और उसकी ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी को पता लगाते हैं। तो इसका टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी तकनीकी आर्थिक विश्लेषण कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश स्किल्स रिफर्स टू द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स आफ्टर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। कौन सा कौशल है जो अवसर विश्लेषण के बाद नए विचारों और उत्पादों को तैयार करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो उस प्रकार के कौशल को, उस प्रकार की स्किल को हम कहते हैं दोस्तों कंसेप्चुअल स्किल यानी वैचारिक योग्यता। तो वैचारिक कौशल या वैचारिक योग्यता एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से नए विचारों और उत्पादों को तैयार करने की क्षमता को संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन 22, द स्किल टू हैंडल पीपल एंड टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर इज नोन एज। तो लोगों को हैंडल करने का जो स्किल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो लोगों को हैंडल करने का जो स्किल होगा उसको हम ह्यूमन रिलेशन स्किल कहेंगे, मानव संबंधी योग्यता। तो अगर आप मानव से संबंध बनाने में माहिर हैं, दैट मीन्स यू हैव अ गुड ह्यूमन रिलेशन स्किल। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को एक पूरे टीम के साथ काम करना पड़ता है। एज अ लीडर वो होता है तो उसको सारी टीम के लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। ही हैज़ टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन इन हिज टीम इज़ वेरी वेल सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। 23 है, द कैपेसिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ कंसेप्ट्स एंड प्रोसेस नोन एज। मतलब नए विचार, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? तो नए अवधारणाओं, प्रक्रियाओं को विकसित करने की क्षमता को हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान से, नए अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और विचारों को जो विकसित करने की क्षमता होती है उसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आपने नाम सुना होगा। रचनात्मकता एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपने ज़िंदगी में नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नए नए कंसेप्ट्स लेके आते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिना क्रिएटिविटी के कोई एंटरप्रेन्योर कहलाएगा ही नहीं, फिर तो वो बिजनेसमैन हो जाएगा। अगर उसके पास कोई क्रिएटिविटी, कोई इनोवेशन ही नहीं है तो किस काम का एंटरप्रेन्योर है वो। इसलिए एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। 24 है, डैश एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। तो जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो तकनीकी उद्यमी होते हैं, वो अत्यंत कार्य उन्मुख होते हैं। 25 है, डैश एंटरप्रेन्योर्स नीदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड्स इनोवेटेड बाय अदर्स। कौन से ऐसे उद्यमी होते हैं जो न तो नए बदलाव लाते हैं और न ही दूसरों द्वारा नए तरीके अपनाते हैं? तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को हम कहते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को हम फैबियन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, जो ना तो नए चेंजेस लाते हैं, ना तो दूसरों के द्वारा लाए गए नए मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर को हम फैबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इज़ बॉर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। कौन सा ऐसा रिस्क है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और वो एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा वहन किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान से, उसको हम कहते हैं सोशल रिस्क, सामाजिक जोखिम। क्योंकि भाई आपको जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बनानी है वो सारी की सारी प्रोडक्ट और सर्विस तभी बिक पाएगी जब वो मार्केट में सोशली एक्सेप्टेबल होगी। अगर सोसाइटी ने अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो कबाड़ है, वो किसी काम का नहीं है, उसके लिए कोई एक चवन्नी भी नहीं देगा। तो सोशल रिस्क इज़ द मोस्ट क्रिटिकल रिस्क जो कि एक एंटरप्रेन्योर को बॉर्न करना पड़ता है। 27 है, द एंटरप्रेन्योर हु डज नॉट चेंज द मैथड ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। एक उद्यमी जो पहले से पेश किए गए उत्पादन की विधि में कोई बदलाव नहीं करता है, उस प्रकार के उद्यमी को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के उद्यमी को हम ड्रोन उद्यमी कहते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। याद रखिएगा, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो पहले से इंट्रोड्यूस किए गए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। मतलब पहले से इंट्रोड्यूस हुए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस को वो भी यूज़ करते हैं, उसको हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। 28 है, थियरी ऑफ लीडरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो थियरी ऑफ लीडरशिप जो है, उद्यमिता का नेतृत्व सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था हॉजलिस के द्वारा। किसके द्वारा? हॉजलिस के द्वारा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉजलिस ने जो थियरी ऑफ लीडरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आप बुक को खोलेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक एक मैंने आपको थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो भी सारथी के स्टूडेंट्स है पूरा चैप्टर मैंने कवर करा रखा है सारथी में। चलिए, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है, पीपल हु वर्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज़
ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। किसी संगठन के भीतर काम करने वाला व्यक्ति और साथ ही साथ उद्यमशीलता क्षमताओं वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो एक ऐसा इंसान जो भले ही आपकी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन उसके पास एक एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी है, उस इंसान को हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उस इंसान को हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। 30 है, डैश स्टडी इज अ सिस्टमेटिक मेथड एडप्टेड टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी एंड प्रैक्टिबिलिटी टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। यानी ये एक अध्ययन है जिसके माध्यम से एक परियोजना शुरू करने की संभावना और उसकी व्यवहारिकता का पता लगाने के लिए अपनाया गया एक व्यवस्थित तरीका है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान से, इसको हम कहते हैं फीजिबिलिटी। क्या कहते हैं? फीजिबिलिटी यानी व्यवहार्यता। मैंने आपको कई बार बताया फीजिबिलिटी स्टडी में कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो आपका ख्याल है, जो आपकी कल्पना है, जो आपका आइडिया है, क्या वो आइडिया सच में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है? क्या उस आइडिया से बिजनेस बनाया जा सकता है? क्या उस आइडिया से प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है? इसको हम कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी के माध्यम से ही ये तय किया जाता है। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पहचान तकनीक नहीं है? तो जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक नहीं है वो है आपका बैलेंस्ड स्कोर कार्ड टेक्निक। क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक इज़ नॉट, एक मिनट सॉरी, इसका हो जाएगा डिस्क रिसर्च, जस्ट अ मिनट, इसका हो जाएगा डिस्क रिसर्च यानी डिस्क अनुसंधान, क्योंकि पूछा गया है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की कौन सी टेक्निक नहीं है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस है, बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक नहीं है, मतलब जो परियोजना पहचान की तकनीक नहीं है, वो है आपका डिस्क अनुसंधान। बाकी सब ये जो तीनों के तीनों हैं ये सब के सब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के टेक्निक हैं। ठीक है, चलिए 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेटवर्क टेक्निक। तो नेटवर्क टेक्निक में आपका क्रिटिकल पाथ मेथड भी आता है, पर्ट भी आता है, लॉब भी आता है, लेकिन स्वॉट नहीं आता है। स्वॉट एक तरह का अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस और थ्रेट एनालिसिस के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दैट शो द चेंजेस इन एसेट्स लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। मतलब दो बैलेंस शीट तारीखों के बीच संपत्ति, देनदारियों और शुद्ध मूल्यों में जो बदलाव आता है वो कौन दिखाता है? तो दो बैलेंस शीट डेट्स के बीच में जो चेंजेस आए हैं एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में और नेटवर्थ में, ये दिखाने का काम है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। किसका काम है? फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी निधि प्रवाह विवरण। क्या नाम है उसका? निधि प्रवाह विवरण के माध्यम से आपको पता चलता है कि दो बैलेंस शीट तारीखों के बीच एक संपत्ति, देनदारियों और शुद्ध मूल्यों में क्या बदलाव आया है। ठीक है, चलिए 34 है, डैश शोज मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म एंड इट्स नेट इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि बिजनेस में कितना कैश आया गया, मतलब कैश का हिसाब किताब कौन बताता है? तो उसके लिए है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा है दोस्तों? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है। ये आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन सा टेक्निक नहीं है? तो फाइनेंशियल एनालिसिस के टेक्निक में आपका रिस्क एनालिसिस नहीं आता है। रिस्क एनालिसिस अपने आप में एक अलग एनालिसिस है। फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस आता है, कैश फ्लो एनालिसिस आता है, फंड फ्लो एनालिसिस आता है, रिस्क एनालिसिस नहीं आता है। ठीक है, जोखिम विश्लेषण नहीं आता है। 36 है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। यानी वित्तीय विवरणों से लिए गए दो आंकड़ों के बीच गणितीय संबंध को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय विवरणों से लिए गए दो आंकड़ों के बीच जो गणितीय संबंध होता है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है दो फिगर्स के बीच में, उसको हम कहते हैं रेशियो, हिंदी में उसको अनुपात कहते हैं। 37 है, डैश इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें से कौन सा संतुलन बिंदु है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता ही है, ब्रेक इवन पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस का सिचुएशन होता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, संतुलन बिंदु होता है। 38 है, डैश रेशियो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड टोटल सेल्स। कौन सा ऐसा रेशियो है जो कंट्रीब्यूशन, मार्जिन और टोटल सेल्स के बीच में संबंध को स्थापित करता है? उसको हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या कहते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
ये इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और टोटल सेल्स के बीच में। ये सारे जो क्वेश्चन है थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस पिछली बार आ गए थे, इस सिलेबस में दिए नहीं गए हैं, ठीक है। 39 है वेंचर कैपिटल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज नोन एज, कई स्रोतों से पूंजी जुटाना किस रूप में जाना जाता है। तो जब भी आप मल्टीपल सोर्सेज से कैपिटल को रेज करते हैं तो इसको हम कहते हैं लेयर्ड फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं, लेयर्ड फाइनेंसिंग, स्तरित वित्त पोषण। तो स्तरित वित्त पोषण एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप मल्टीपल सोर्सेज से फाइनेंसिंग करते हैं, कैपिटल को रेज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट डैश इज डन आफ्टर द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया था पहले होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है इवैल्यूएशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, तो इवैल्यूएशन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, मूल्य निर्धारण। चलिए दैट्स इट। बाकी ये था दोस्तों 40 क्वेश्चन जो आपके पिछले साल में पूछे गए थे। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हों, आगरा यूनिवर्सिटी के हों, या गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हों, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को, अगर आपके यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट, इनकम टैक्स, बिजनेस मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये इसके लिए मेरा पूरा कोर्स तैयार है जो आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपका इंतज़ार कर रहा है। और इस कोर्स में इतनी ताकत है कि बच्चे 8.5, 8.7, 9 CGPA तक स्कोर करते हैं, और आप भी स्कोर कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से जुड़ के और पढ़ाई करके, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल सारथी ज्वाइन करने से आप टॉप नहीं करेंगे। सारथी में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, और कंटेंट जितना दिया गया है बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दैट्स इट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।